माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय कैथरी, सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के अंतर्गत पेपर प्रथम में सहकारी साख संस्थाएं के बारे में चर्चा करेंगे। जो कि सहकारी संस्थाओं के बारे में जानने से पहले प्रारंभिक वर्तमान युग में पूंजी उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। बिना पूंजी के उत्पादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस प्रकार उद्योगों को उत्पादन कार्यों के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार कृषकों को भी कृषि कार्यों के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय किसान जबकि अशिक्षित और गरीब है, उनके पास कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त वित्त नहीं है। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने से उसे आसानी से ऋण भी नहीं मिल पाता। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को वित्त प्रदान करने के लिए सहकारी साख समितियों की आवश्यकता है। इतिहास गवाह है कि भारतीय किसान सदैव ऋण भार से दबा हुआ ही रहा है। उसे कृषि वित्त के लिए सदैव ही दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः परावलंबन में सदैव उसका शोषण हुआ है। अतः कृषकों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, कृषि के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऋण की आवश्यकता अनुभव की गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेषताओं जिसे औद्योगिक इकाइयों से भिन्न करती है जो इस प्रकार है। कृषि एक रूप वस्तु उत्पादित करने वाला उद्योग नहीं है। वास्तव में वह अनेक वस्तुओं को उत्पादन करने वाला क्षेत्र होता है। भारत में खेतों का आकार छोटा तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन करना संभव नहीं है। कृषि उत्पादन की किस्म व मात्रा पर नियंत्रण करना भी संभव नहीं है। इसी प्रकार कृषकों को संगठित करने में भी कठिनाई आती है। अर्थात कृषक असंगठित रूप व्यक्तिगत से कार्य करते हैं। कृषि में प्रकृति पर निर्भरता के कारण जोखिम का अधिक तत्व पाया जाता है। कृषि में उत्पादन प्रक्रिया में अधिक समय लगता है, अतः वित्त की आवश्यकता अधिक समय के लिए होती है। कृषक गरीब, ऋणग्रस्त और लापरवाह है। इसी प्रकार कृषि उत्पादन क्षेत्र मंडियों से दूर होते हैं, अतः किसानों को उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता। ऋणों के लिए भूमि की जमानत उचित नहीं है और कृषि के लिए साख की मांग मौसमी प्रकृति पर होती है। नेक्स्ट, कृषि साख की आवश्यकता। नेक्स्ट, भारतीय कृषि व्यवस्था उद्योगों से भिन्न है, अतः कृषकों को संस्थागत साख की आवश्यकता पड़ती है। उद्योग संगठित रूप से कार्य करते हैं, उनको साख संस्थाओं द्वारा मिल जाता है, परंतु कृषि क्षेत्र असंगठित है। कृषकों को ऋण देने के लिए संस्थागत व्यवस्था नहीं है, अतः उसे महाजन और साहूकार पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जो उसका प्राय शोषण करते हैं। कृषक को शोषण से मुक्त कराने और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए संस्थागत ऋण की या मापदंड की आवश्यकता है। डॉक्टर रिस वेल्सो ने कहा है कि संस्थागत साख का उद्देश्य गतिहीन साख को गतिशील साख में परिवर्तन करना। संस्थागत साख का उद्देश्य निर्धन किसानों को कम ब्याज दर पर पर्याप्त वित्त उपलब्ध करवाना है। यदि हमें कम समय में कृषि उत्पादन को बढ़ाना है तो किसानों को सस्ती साख सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी, ताकि वे लोग बीज, खाद, यंत्र और कृषि यंत्र श्रमिकों की व्यवस्था भी कर सके। नेक्स्ट, सहकारी साख के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। कृषि में किसानों में मितव्ययता की आदत डालना, ताकि उनके साधनों में वृद्धि हो और वे उत्पादन कार्यों में लगा सके। दूसरी ओर साख का उचित उपयोग करना और ऋणों के उपयोग की उचित देखभाल करना और यह ध्यान रखना कि जिस उद्देश्य के लिए ऋण लिया या उसमें उसी का प्रयोग हुआ है, ताकि ऋणों के शोधन में कठिनाई नहीं हो, इससे जोखिम कम हो जाएगी। इसके अलावा उचित जमानत की व्यवस्था करना, ताकि ऋणदाताओं के लिए जोखिम कम हो जाए। साख प्रबंध के व्ययों में कमी लाना, ताकि ऋणों की लागतें कम आए। इसी प्रकार सहकारी समितियों की साख में वृद्धि करना, ताकि वे जनता से अधिकाधिक जमाई प्राप्त कर सके और अन्य सहकारी समितियों को वित्त प्रदान कर सके। सहकारी समितियों द्वारा समाज के धन को आकर्षित करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्थागत साख का उद्देश्य ग्रामीण बचतों को एकत्रित कर उन्हें उत्पादन कार्यों में लगाना, और साख संस्थाएं ऋणों के उपयोग पर भी ध्यान देती और जमानत की व्यवस्था के कारण जोखिम को भी कम हो जाती है और ऋण का सही उपयोग होने से पुनर्भुगतान की में भी दिक्कत नहीं आती। इस प्रकार कृषि विकास के लिए संस्थागत साख आवश्यक है, फिर भी विकासशील देशों में इसका अभाव रहा है। नेक्स्ट, कृषि साख और सहकारी समितियां। नेक्स्ट, भारत में कृषि साख के लिए संस्थाओं का अभाव रहा है।
अभी तक कृषि साहूकारों से ऋण प्राप्त करते रहे, किंतु अभी यह आवश्यक होगा कि भारत में कृषि के लिए संस्थागत सहायता की व्यवस्था की जाए। इसके लिए सहकारी साख संस्था ही सर्वाधिक उपयुक्त होगी। सन 1927 के विश्व आर्थिक सम्मेलन में सहकारी साख व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह विचार प्रकट किए गए थे कि कृषि उत्पादन की वृद्धि कृषि साख के संगठन द्वारा ही संभव है, क्योंकि ऐसा करके नियमों में किसानों को उचित शर्तों पर आवश्यक पूंजी प्रदान की जा सकती है। किसानों की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए सबसे पहला कदम यह उठाना चाहिए कि उन देशों में जहां पर साख संस्थाएं नहीं है, ऐसी संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए। जहां ऐसी संस्थाएं मौजूद है वहां उनको अधिक विकसित भी किया जाना चाहिए। इस प्रकार की संस्थाओं में सर्वोत्तम संस्था सहकारी साख समिति है, जो कि इन साधनों की सहायता से कार्य करती है, उन्हें वह परस्पर संगठन के आधार पर ऋण प्रदान करती है। नेक्स्ट, अब इसके अलावा ये प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि ग्रामीण साख के लिए सहकारी व्यवस्था को ही उचित क्यों माना गया है। इसका ठोस कारण यह है कि ग्रामीण साख समितियां किसानों की ही समितियां होगी, किसानों ही इसके सदस्य और संचालक होंगे। वे अपनी वित्तीय आवश्यकताओं का सही अनुमान लगा सकेंगे। कृषि साख प्रदान करते समय निकटता, जमानत, सुविधा और सुरक्षा, उत्पादकता एवं बचत को प्रोत्साहित करना आदि मूल सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना होगा। इन सिद्धांतों के अनुसार किसानों को सस्ती साख प्रदान करना ही पर्याप्त नहीं है, ये भी आवश्यक है कि साख से उत्पादकता भी बढ़े, उसमें बचत की आदत भी विकसित हो, भविष्य में वह आत्मनिर्भर भी बन सके। इसके लिए किसानों को साख संस्थाओं में विश्वास होना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में समितियों की स्थापना सदस्यों में बचत की आदत को भी विकसित करेगी। इसी प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सहकारी साख समितियां ही ग्रामीण साख की आवश्यकता को पूरा करते हुए ऋण प्रदान करने वाली एक सर्वोत्तम व्यवस्था है। अतः ग्रामीण साख के लिए सहकारी संस्थाएं सर्वाधिक उपयुक्त है। ये सदस्यों को शिक्षित करती है और उनमें राजनीतिक और सामाजिक चेतना भी जागृत करती है। समितियां पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता की शिक्षा प्रदान कर सदस्यों का मार्गदर्शन करती है। अतः ग्रामीण साख के लिए सहकारी व्यवस्था ही एक आदर्श व्यवस्था के रूप में है। नेक्स्ट, सहकारी साख संस्थाओं का ढांचा किस प्रकार है। नेक्स्ट, भारत में सहकारी साख का ढांचा स्तूपाकार पिरामिड है। यह संघीय व्यवस्था पर आधारित है। सहकारी साख व्यवस्था की आधारशिला गांवों में है, अतः इसके ढांचे का आधार ग्रामीण प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं, जो ग्रामीण जनता को प्रत्यक्ष रूप से साख सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। प्राथमिक समितियों को मिलाकर केंद्रीय सहकारी बैंक स्थापित किए गए हैं, जिनका कार्यक्षेत्र एक जिला है। उस जिले की समस्त प्राथमिक साख समितियां केंद्रीय सहकारी बैंक की सदस्य होती है। यह अपने जिले में सहकारी साख के विकास और विस्तार के लिए उत्तरदायी होता है। विभिन्न केंद्रीय सहकारी बैंकों को मिलाकर एक राज्य शीर्ष बैंक की स्थापना की जाती है। यह एक राज्य में सहकारी साख शीर्ष संस्था होती है। सभी केंद्रीय सहकारी बैंक इसके सदस्य भी होते हैं। इसका कार्य संपूर्ण राज्य के सहकारी आंदोलन को दिशा देना और उस पर नियंत्रण रखना है। इस प्रकार भारत में सहकारी साख का ढांचा कृषि साख संस्थाएं और गैर कृषि साख संस्थाएं दो भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, कृषि साख संस्थाएं की जो इनकी विशेषताएं हैं वो यह है इस प्रकार है, क्योंकि इनका उद्देश्य साख सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। इन कृषि साख संस्थाओं को दो भागों में भी बांटा गया है, अल्पकालीन एवं मध्यकालीन साख समितियां। अल्पकालीन और मध्यकालीन साख उपलब्ध करवाती है, जो इनका ढांचा 3 स्तरीय है। प्राथमिक सहकारी साख समितियां, ये समितियां सहकारी साख ढांचे का आधार स्तंभ है। ये मूल रूप से रेफसन मॉडल के आधार पर बनाई गई है। इन समितियों का प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों को सस्ती साख उपलब्ध करवाना एवं उनमें बचत व मितव्ययता की आदत विकसित करना है। यह सहकारी साख के त्रिस्तरीय ढांचे का आधार है, जो ग्राम स्तर पर गठित की जाती है और अपने सदस्यों को अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण प्रदान भी करती है। नेक्स्ट, प्राथमिक समिति की स्थापना के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होनी चाहिए। इस समिति का सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना चाहिए। इन समितियों की सदस्यता खुली एवं स्वैच्छिक है। केवल व्यक्तियों को ही समिति का सदस्य बनाया जाता है। समिति का सदस्य बनाने के लिए व्यक्ति का वयस्क, अच्छा चरित्र तथा उसी गांव का निवासी होना आवश्यक है।
इसी प्रकार प्रारंभ में प्राथमिक समितियों में सदस्यों का दायित्व असीमित रखा गया था, किंतु इनमें सीमित दायित्व के सिद्धांत को स्वीकार भी कर लिया गया है। जिन समितियों में सदस्यों का दायित्व असीमित था उन्हें पुनर्गठित कर सीमित दायित्व वाली समितियां बनाई गई है। इनके वित्तीय साधनों में सदस्यता शुल्क, अंश पूंजी, सदस्यों और गैर सदस्यों की जमाएं, संचित कोष, केंद्रीय सहकारी बैंकों और सरकार और अन्य संस्थाओं से ऋण आदि शामिल है। नेक्स्ट, इन समितियों का मुख्य कार्य सदस्यों को अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण देना, कृषि आदानों की पूर्ति करना तथा कृषि उत्पादों का विपणन मार्केटिंग करना भी है। समितियां सदस्यों में बचत और मितव्ययता की आदत विकसित करने का कार्य भी करती है। सदस्यों को फसल ऋण योजना के अंतर्गत उनकी कृषि आवश्यकताओं के अनुसार नगद एवं वस्तुओं के रूप में ऋण प्रदान किया जाता है। इन समितियों का प्रबंध एक व्यक्ति एक मत आधार पर प्रजातांत्रिक ढंग से संचालित किया जाता है। समिति के प्रबंध का अधिकार सामान्य सभा और प्रबंध समिति में निहित होता है। प्रत्येक समिति अपने लाभ का 25% भाग संचित कोष में हस्तांतरित करती है तथा शेष लाभ को सदस्यों में उनके द्वारा किए गए व्यवहारों के अनुपात में ही विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय सहकारी बैंक, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्राथमिक समितियां ग्राम स्तर पर गठित की जाती है। केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर गठित किए जाते हैं। वास्तव में बैंक एक जिले में कार्यरत सभी प्राथमिक शाखा समितियों के संघ के रूप में कार्य करते हैं। उस जिले की सभी प्राथमिक शाखा समितियां केंद्रीय सहकारी बैंक की सदस्य होती है। समितियों के अतिरिक्त व्यक्तियों को भी इन बैंकों का सदस्य बनाया जाता है। केंद्रीय सहकारी बैंक गांव स्तर की प्राथमिक शाखा समितियों और राज्य सरकार के शीर्ष सहकारी बैंक के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक प्राथमिक शाखा समितियों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करवाते हैं। ये प्राथमिक समितियों को तकनीकी सहायता और परामर्श भी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय सहकारी बैंक के सदस्यों को उस क्षेत्र में पंजीकृत प्राथमिक समितियां और व्यक्ति शामिल होते हैं। इनकी पूंजी के मुख्य स्रोतों में अंश पूंजी, संचित और अन्य कोष, सदस्यों और गैर सदस्यों की जमाएं, शीर्ष बैंक और सरकार और नाबार्ड से प्राप्त ऋण तथा सरकारी अनुदान आदि भी शामिल है। ये बैंक प्राथमिक शाखा समितियों, निजी व्यक्तियों को अल्पकालीन और मध्यमकालीन ऋण प्रदान करते हैं। इसी प्रकार इन बैंकों का कार्यक्षेत्र इतना व्यापक होना चाहिए ताकि अपने प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति करने और स्वयं के संचित कोष रखने के लिए पर्याप्त आय अर्जित कर सके। इन बैंकों का प्रबंध संचालन मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें 12 से 15 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का चुनाव साधारण सभा के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, शीर्ष और राज्य सहकारी बैंक। राज्य स्तर पर सहकारी शाखा ढांचे में राज्य सरकार, राज्य सहकारी बैंक की विशेष भूमिका होती है। ये राज्य सहकारी शाखा ढांचे को शीर्ष संस्था है। ये राज्य में सहकारी आंदोलन के विकास, निर्देशन, नियंत्रण, निरीक्षण आदि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। दीर्घकालीन शाखा समितियां कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने में भूमि विकास बैंकों का विशेष महत्व एवं योगदान रहा है। कृषकों को भूमि खरीदने, भूमि में अस्थायी सुधार करवाने, ट्रैक्टर खरीदने, कुओं का निर्माण करने, पुराने ऋणों को भुगतान करने आदि कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। दीर्घकालीन ऋणों की अवधि 15 से 20 वर्ष तक की होती है और आसान किस्तों में भी चुकाए जाते हैं। भारत में भूमि विकास बैंक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का द्विस्तरीय ढांचा है। प्राथमिक भूमि विकास बैंक ये जिला स्तर पर गठित किए जाते हैं और केंद्रीय भूमि विकास बैंक ये मूल रूप से प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के संघ है जो राज्य स्तर पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, गैर कृषि शाखा समितियां। ये समितियां कृषि अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए ऋण प्रदान करती है, गरीब व्यक्तियों को ऋण प्रदान करती है। इन समितियों में प्रमुख समितियां इस प्रकार है: कर्मचारी शाखा समितियां, सहकारी आवास विकास बैंक, शहरी शाखा बैंक, औद्योगिक सहकारी बैंक। नेक्स्ट, सहकारी शाखा का वर्गीकरण। उद्देश्य के आधार पर हम ले सकते हैं। शाखा को निम्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, कृषि कार्यों के लिए ये ऋण प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन कार्यों के लिए दिया जाता है। इस प्रकार के साग, खाद, बीज खरीदने, किराया, मजदूरी का भुगतान करने, लगान चुकाने, सिंचाई व पशुधन खरीदने, चारा व कृषि यंत्र खरीदने, भूमि में सुधार करने आदि कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है। गैर कृषि कार्यों के लिए ऋण लेना में यह शाखा प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में प्रयुक्त नहीं की जाती।
साख उत्पादन और यातायात उपकरणों की मरम्मत कराने, गैर कृषि व्ययों की पूर्ति करने, इसी प्रकार मकान बनाने और मरम्मत करवाने आदि काम में ली जाती है। इसी प्रकार घरेलू व्ययों की पूर्ति के लिए भी ऋण लिया जाता है, साख प्रदान की जाती है। इस प्रकार के वर्गीकरण में साख का उपयोग केवल घरेलू व्ययों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसमें शिक्षा, चिकित्सा व्यय, कपड़े, खाद्य सामग्री के लिए व्यय, रिहायशी मकानों का निर्माण, मरम्मत, अन्य सामाजिक व्ययों जैसे शादी, मृत्यु भोज, पुराने ऋणों का भुगतान करने, मुकदमे आदि के लिए भी किया जाने वाले व्यय सम्मिलित है। ऋण अवधि के अनुसार साख का वर्गीकरण। समय की अवधि के आधार पर ग्रामीण साख संरक्षण समिति ने ऋणों को निम्न भागों में विभक्त किया है, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, अल्पकालीन साख। अल्पकालीन साख की अवधि 3 माह से 15 माह तक की होती है। किसान द्वारा उपज बोने और तैयार होने के बीच समय लगता है। इस अवधि में उसे वित्त की आवश्यकता पड़ती है। उसे खाद बीज खरीदने, लगान चुकाने, घरेलू व्ययों की पूर्ति करने, मजदूरी चुकाने आदि भी कार्यों के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। मध्यमकालीन ऋण या साख के लिए जो 15 माह से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है उसे मध्यमकालीन साख कहते हैं। इस प्रकार की साख का उद्देश्य भूमि में सुधार करना, पशु खरीदना, कृषि यंत्र खरीदना, मकान बनवाना, बगीचे लगाना, पौधे लगाना, सहकारी चीनी मिलों के अंश खरीदना, सुअर पालन आदि के लिए वित्त की व्यवस्था करना आदि प्रमुख है। दीर्घकालीन साख के अंतर्गत जो 5 वर्ष से अधिक 15 से 20 वर्ष तक की अवधि के लिए दी जाती है। इस प्रकार की साख का उद्देश्य अतिरिक्त भूमि खरीदना, भूमि में अस्थायी सुधार करवाना, मशीनें खरीदना, पशुधन खरीदना, ट्रैक्टर, इंजन, गन्ना मशीन, पिरोने की मशीन खरीदना, पुराने ऋणों को चुकाना, जोतों की चौकबंदी करने आदि के लिए इस प्रकार की विधि व्यवस्था करना होता है। इसी प्रकार जमानत के आधार पर कृषि साख को भी 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, भूमि की जमानत पर। इस प्रकार की ऋण भूमि और अन्य अचल संपत्तियों को बंधक या जमानत पर रख दिया जाता है। इस प्रकार ऋण की मात्रा भूमि की आवश्यकता, भूमि की किस्म, भूमि के स्वामित्व के आधार पर निश्चित की जाती है। इस प्रकार की साख विशिष्ट साख संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार चल संपत्ति की जमानत पर भी ऋण या साख दी जाती है। इस प्रकार का ऋण चल संपत्ति जैसे पशुधन, फसल, गोदाम की रसीद, अंश बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों, बीमा पॉलिसी आदि की जमानत पर दिया गया ऋण भी चल संपत्ति की जमानत पर दिया गया ऋण कहलाता है। इस ऋण का अवधि तुलनात्मक रूप से कम होती है। ब्याज दर। व्यक्तिगत जमानत पर साख। इस प्रकार की साख किसानों की व्यक्तिगत जमानत पर दी जाती है। इसमें कभी कभी तीसरे पक्षकार को भी गारंटर बनाया जाता है। एक साख कृषक के व्यक्तिगत चरित्र, ईमानदारी, परिश्रम, पुनर्भुगतान की क्षमता, आय और पिछले अनुभव के आधार पर प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, थैंक यू।